नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट के बाद दुनिया भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका परमाणु कार्यक्रम का विस्तार देने का काम करेगा। जाहिर है कि दुनिया भर के कई मुल्कों ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है। विशेष में आज हम ट्रंप के ट्वीट के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या अमेरिका की परमाणु नीति में कोई बदलाव आ रहा है, कैसी रही है अब तक उसकी परमाणु नीति। साथ ही हम बताएंगे कि परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहल हुई। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियार के जखीरे को मजबूत और विस्तार करना चाहिए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी रूस की सैन्य परमाणु क्षमता की जरूरत बताई थी। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच इस बयानबाजी को परमाणु हथियारों की होड़ के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अमेरिका को परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की सलाह दी है। जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे ट्रंप ने कहा है कि जब तक दुनिया को परमाणु हथियारों की समझ नहीं आ जाती, अमेरिका को ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए। उन्होंने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा कि देश को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूत करके उसका विस्तार करना चाहिए। ट्रंप के इस बयान को लेकर फिर दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। चीन समेत कई देशों ने इसे परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला बयान बताया है। 我们注意到了相关的报道，也关注美国新政府在相关问题上将采取的政策。中方一贯主张，并且积极倡导全面禁止和彻底销毁核武器。拥有最大核武库的国家对于核裁军负有特殊和优先的责任，应该继续。 इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो सकारात्मक तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश में उनका साथ दें। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पुतिन ने कहा है कि इससे उन्हें कोई हैरत नहीं हुई है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस को अपनी मिसाइल क्षमता के साथ एयर डिफेंस मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्य के खतरों से आसानी से निपटा जा सके। Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы также необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России. ट्रंप और पुतिन के ताजा बयान को अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव में बढ़त हासिल करने के अलावा सामरिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। हाल के दिनों में सीरिया, यूक्रेन, यमन, इराक और ईरान के मुद्दों पर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव के हालात बने हैं। ट्रंप के ताजा बयान के बाद शीत युद्ध के दौर की तरह दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा सचिव ऐश कार्टर ने भी कहा था कि अमेरिका अगले 5 वर्षों में अपनी परमाणु क्षमता के आधुनिकीकरण पर $108 बिलियन की रकम खर्च करेगा। हालांकि ये अमेरिका की मौजूदा परमाणु नीति के खिलाफ है। अमेरिका हाल के दिनों तक परमाणु अप्रसार पर जोर देता रहा है। I can't speak for what the president-elect's nuclear views or his policy going forward. That's for him and his team to speak to. What I can speak to is the approach that this administration has taken to trying to get us on a path to a world without nuclear weapons. And we've achieved progress that we believe on a number of fronts. First, reducing our stockpile and our launchers through New START. Number 2, diminishing the role of nuclear weapons in our security strategy. दुनिया भर में इस वक्त 9 देशों के पास करीब 16,300 परमाणु बम हैं। यूएस आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 7,100 परमाणु हथियार हैं।
रूस के मौजूदा परमाणु हथियारों की तादाद 7,300 के करीब है। इसके अलावा चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, भारत और इजराइल परमाणु हथियारों से लैस हैं। अब अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू होती है तो इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, दक्षिण कोरिया समेत कई और देश परमाणु हथियार बनाने या हासिल करने की कोशिश में जुट सकते हैं। ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या अमेरिका परमाणु हथियार की अंतर्राष्ट्रीय होड़ को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ेगा? क्या अमेरिका की नीति में कोई बदलाव आया है? क्या परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की नीति को ही आगे बढ़ाने वाला ये बयान है? आइए देखते हैं अमेरिका की परमाणु नीति पर एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है अप्रैल 2009 की। बराक ओबामा उस वक्त नए राष्ट्रपति बने थे और यूरोप के ऐतिहासिक शहर प्राग में उन्होंने जो भाषण दिया उसकी दुनिया भर में सराहना हुई। ओबामा ने शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियार की होड़ से दुनिया को मुक्त कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां आने वाली पीढ़ी पर परमाणु हथियार के डर का साया ना मंडराए। Just as we stood for freedom in the 20th century, we must stand together for the right of people everywhere to live free from fear in the 21st century. As a nuclear power, as the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor alone, but we can lead it. We can start it. I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. प्राग के इस भाषण और परमाणु मुक्त दुनिया पर जोर के चलते बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन तब से अब तक अमेरिका की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली। इस साल G7 की बैठक में हिस्सा लेने बराक ओबामा जब जापान पहुंचे तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम की भीषण त्रासदी झेलने वाले शहर हिरोशिमा का भी दौरा किया। उन्होंने हिरोशिमा की स्मारक पर एक बार फिर परमाणु मुक्त दुनिया बनाने की बात दोहराई। Mere words cannot give voice to such suffering. But we have a shared responsibility to look directly into the eye of history and ask what we must do differently to curb such suffering again. But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. इन तमाम वादों के बीच अगर अमेरिका की परमाणु नीति पर नजर दौड़ाएं तो बराक ओबामा के बयानों के साथ ये कतई मेल नहीं खाता। अलबत्ता इस दौरान बराक ओबामा की अगुवाई में अमेरिका ने नाभिकीय भंडार को आधुनिक बनाने के लिए $1 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बना ली। इसके तहत नई क्रूज मिसाइल्स, परमाणु पनडुब्बी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समेत हथियारों के बड़े जखीरे को आधुनिक बनाने की योजना है। कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप के बयानों को इन्हीं कोशिशों की कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए। कोई नया चीज़ नहीं है इसमें। और अमेरिका पहले जो था एग्रीमेंट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट 73, which was the cornerstone of international security system, अमेरिका खुद इससे निकल गया है। तो इसीलिए अमेरिका खुद ही रास्ता तैयारी कर दिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने के लिए और न्यूक्लियर रेस को भी और एक्सेलरेट करने के लिए। पिछले 10 साल में खुद यूएस में और पूरी दुनिया में ये जो हथियारों की होड़ थोड़ी कम हुई थी। ओबामा ने पूरा सिलसिला जो शुरू किया था अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने प्राग में जो भाषण दिया 2010 में, उससे शुरू होके और इस साल के अप्रैल में वो गए थे जापान, हिरोशिमा, जो कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला हिरोशिमा दौरा था विश्व युद्ध के बाद। तो एक आस बंधी थी और एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ था निरस्त्रीकरण को लेके, तरह तरह की बातचीत का।
अमेरिका ने जॉर्ज बुश के शासनकाल में बनी आक्रामक परमाणु नीति को आज भी जारी रखा है। शीत युद्ध के बाद हथियारों का जखीरा कम जरूर हुआ है, लेकिन जितनी गिरावट की लोग उम्मीद कर रहे थे, उसके मुकाबले कमी बेहद मामूली है। 1980 के दशक में अमेरिका के पास 23,000 सक्रिय परमाणु हथियार थे, जिसमें लगातार कटौती की गई और 2010 में हथियारों की तादाद 4,950 रह गई। लेकिन 2010 में अमेरिका और रूस के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि के बाद के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो हताशा हाथ लगती है। 2015 में यह आंकड़ा 4,700 के आसपास है, यानी इस दौरान महज 5% की ही गिरावट देखी गई। यानी कटौती के वायदों और दावों के बीच अमेरिका में परमाणु हथियारों का जखीरा बरकरार रहा। अकेले अमेरिका के पास जितने सक्रिय परमाणु हथियार हैं, उससे धरती को कई बार पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा हथियार भंडार में रखे हैं जो सक्रिय नहीं हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सबकी निगाहें हैं। वियना में अगले महीने उच्च स्तरीय बैठक प्रस्तावित है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि 10 जनवरी की बैठक में क्या तय होता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लंबी तकरार के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों ने मोहर लगाई थी। उसके बाद भी कई तरह की शंकाएं जारी हैं। आइए देखते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या पड़ सकता है इसका असर और क्या है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर उनकी नीति आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका अपना मौजूदा रुख जारी रखेगा। Securing the Iran deal, as I just spoke to a few minutes ago with Lauren about stopping the proliferation of nuclear weapons, particularly through that deal. Now, that said, we're always looking at additional ways to achieve progress on the president's path forward to maintaining a credible deterrent. दूसरी तरफ 10 जनवरी को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वियना में उच्च स्तरीय बैठक होनी है। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने से महज 10 दिन पहले ये बैठक होनी है। असल में ईरान ने ये आरोप लगाया था कि अमेरिका कुछ प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखना चाहता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने ये बैठक बुलाई। ईरान का आरोप है कि उसके परमाणु कार्यक्रम में अमेरिका बाधा डाल रहा है। तो ईरान के पास इनफैक्ट इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है अपना टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, अपना न्यूक्लियर बम्स बनाने के लिए, लेकिन ये एक था प्रिटेक्स्ट, अमेरिका के एक प्रिटेक्स्ट थे। देखो कि ईरान एक रोग स्टेट है, तो ईरान के पास अपना न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस रहेगा, मिसाइल्स रहेगा, तो ये दुनिया का सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसीलिए वो ईस्ट यूरोप में इसको चेक करने के लिए एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। असल में लंबी खींचतान के बाद 2 अप्रैल 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ ईरान का करार हुआ। समझौते में मोटे तौर पर 5 मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें यूरेनियम संवर्धन, निगरानी और पारदर्शिता, रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग, आर्थिक प्रतिबंध और चरणबद्ध समय सीमा शामिल है। करार के मुताबिक ईरान संवर्धित यूरेनियम के स्तर को 2/3 कम करने पर राजी हुआ। इसके तहत ईरान 19,000 इंस्टॉल्ड क्षमता को कम करके 5,060 तक सीमित रखने पर तैयार हुआ। इससे ज्यादा यूरेनियम संवर्धन सिर्फ IAEA की निगरानी में ही की जा सकेगी। करार में कहा गया कि 15 साल तक ईरान यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा संवर्धित नहीं करेगा। इसके दौरान यूरेनियम संवर्धन के लिए कोई नया प्लांट भी नहीं लगाएगा और 15 साल तक यूरेनियम का भंडार 300 किलोग्राम से ज्यादा नहीं कर सकेगा। अगले 10 वर्षों तक ईरान सिर्फ 4 रिएक्टरों में संवर्धन कर पाएगा। लेकिन आर्थिक प्रतिबंध के चलते ईरान का दावा है कि वो इस कार्यक्रम को सही से लागू नहीं कर पाया है। जानकार मानते हैं कि पश्चिमी देश परमाणु कार्यक्रम को अपने हितों के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओबामा ने एक पूरा बातचीत का दौर शुरू किया ईरान के साथ, जिसके आखिर में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुआ और ईरान जो है वहाँ पे परमाणु बम की आशंका मिडल ईस्ट में थोड़ी कम हुई।
ये जो ट्रम्प साहब हैं, इनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन सारे प्रयासों को भी झटका लगने वाला है, वो सब बैक ट्रैक पे जाने वाला है। यही चीज़ आशंका जताई जा रही है कि नॉर्थ कोरिया में भी होने वाला है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी जो शांति वार्ता है 6 पक्षीय, वो भी पटरी से उतर सकती है। ईरान इससे पहले परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत कर चुका था और इसलिए ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर पश्चिमी देशों ने कई सवाल उठाए। 2002 में ईरान सरकार के विरोधियों ने पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कई रहस्य उजागर किए। नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस नाम की उस संस्था ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से छिपाकर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई परिसर विकसित कर लिए हैं। इनमें अरक और नतांज शहर में रिसर्च रिएक्टर और भारी जल उत्पादन सुविधाओं के विकास को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के निशाने पर आ गया। इसके बाद से ईरान पर ये दबाव बना था कि वो परमाणु कार्यक्रम बंद करे, लेकिन लंबी खींचतान के बाद ईरान के कार्यक्रम को इस शर्त पर हरी झंडी दे दी गई कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद जानकारों की नज़र ईरान के इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। परमाणु हथियारों की अंधी दौड़ को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जाती है। हालांकि इसे रोकने की कई कोशिशें हुई, इनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का सपना अभी अधूरा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि दुनिया को अगर परमाणु हथियारों से मुक्त करने में कामयाबी मिल जाती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने और परमाणु हथियारों के खतरे से मुक्त करने को लेकर ये पहली या अकेली चिंता नहीं है। दुनिया भर में समय समय पर परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर कोशिशें होती रही हैं। हालांकि परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कुछ प्रगति तो हुई है, लेकिन अभी भी दुनिया परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी है। मैं खुद यूएस में और पूरी दुनिया में ये जो हथियारों की होड़ थोड़ी कम हुई थी, ओबामा ने पूरा सिलसिला जो शुरू किया था अपने पहले कार्यकाल में, उन्होंने प्राग में जो भाषण दिया 2010 में, उससे शुरू होके और इस साल के अप्रैल में वो गए थे जापान, हिरोशिमा, जो कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला हिरोशिमा दौरा था विश्व युद्ध के बाद। तो एक आस बंधी थी। दुनिया को हथियारों से मुक्त करने की पहली कोशिश 1816 में हुई थी। रूस के सम्राट जार प्रथम ने दुनिया की शांति के लिए ये पहल की। हालांकि इससे 1 साल पहले वियना में एक शांति संधि हुई। इसके तहत यूरोप के कई देशों ने अपने परंपरागत हथियारों के भंडार को सीमित करने पर सहमति जताई। 1831 में पेरू और बोलीविया ने आपसी समझौते के तहत अपने परंपरागत हथियार सीमित किए, लेकिन ये परमाणु बम बनने से पहले की बातें थी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद से हथियारों का खात्मा दुनिया के लिए सपना बन गया। मेजर ट्रीटी था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी, इसको तो अमेरिका के खिलाफ किया। अमेरिका इसको वायलेट किया, उससे निकल भी गया। इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं था। और रसा अपना सिक्योरिटी के लिए इसका कन्वेंशनल आर्म्स कम है, इसीलिए अपना न्यूक्लियर आर्म्स को वो मॉडर्नाइज किया है। इसके बाद कई साल तक रूस और अमेरिका समेत कई देशों में परमाणु हथियारों का विकास और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मारक बनाने की कोशिशें चलती रहीं। बीच बीच में संयुक्त राष्ट्र में निरस्त्रीकरण पर बात होती, लेकिन कभी गंभीर चर्चा नहीं हुई। 14 मार्च 1962 को जेनेवा में 17 देशों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करने की पहल हुई। इसी के आधार पर 5 अगस्त 1963 को तत्कालीन सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच अशांति परमाणु परीक्षण निषेध समझौता हुआ। इस पर 100 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई। 10 अक्टूबर 1963 को यह समझौता लागू हुआ। एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ था निरस्त्रीकरण को लेके, तरह तरह की बातचीत का। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी साल अगले साल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी नेगोशिएट करने के लिए पहली बार UN में 140 से ज़्यादा मुल्कों ने एक रेजोल्यूशन दिया। हालांकि दुनिया भर में अभी भी करीब 10,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। परमाणु हथियार संपन्न देशों ने परीक्षण बंद कर दिए हैं। कुछ खास किस्म के परमाणु हथियार नष्ट कर दिए गए हैं। नए परमाणु हथियार बनाने भी तकरीबन बंद हैं।
इसके बावजूद परमाणु हथियारों की सामग्री की घोषित भंडार अभी भी मौजूद हैं। 2014 में परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा पर एक सम्मेलन हुआ था। इसमें 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से जुड़ी प्रथम समिति ने एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत का कहना है कि गैर परमाणु संपन्न देश के रूप में संधि में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत का परमाणु कार्यक्रम काफी पुराना है। 1947 में आजादी हासिल करने के साथ ही देश में परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी। भारत ने शुरू से ही शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की पैरवी करता रहा है। हालांकि देश ने 1974 में ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली थी, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही कहा कि हम परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत से ही देश में भारी उद्योग, ऊर्जा संस्थानों और वैज्ञानिक विकास के पक्षधर रहे। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में लाने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई। इसके साथ ही देश की परमाणु नीति तैयार करने और उसे दिशा देने का काम शुरू हुआ। हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत छोटा है। इवन पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल से भी हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल छोटा है, लेकिन हमको जो मिनिमम जितना रखना चाहिए अपना सिक्योरिटी के लिए, हमारे पास वो न्यूक्लियर आर्सेनल से। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मकसद भारत की परमाणु नीति को अमली जामा पहनाना था। 1957 में भारत ने मुंबई के नजदीक ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये देश में नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों की आलोचनाओं को दरकिनार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मजबूती का परिचय दिया। मौजूदा समय में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 अनुसंधान केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। देश में इस समय 21 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनके जरिए करीब 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में एक बार फिर परमाणु परीक्षण किए। इसके जरिए देश में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस बनाने के अलावा कई श्रेणी के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली। हालांकि 2003 में भारत ने परमाणु नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा। इसके साथ ही भारत ने ऐलान किया कि वो परमाणु हथियारों का कभी भी अपनी तरफ से पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब जरूर देगा। हमारा मेजर सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, हमारा मेजर सिक्योरिटी थ्रेट चाइना है। चाइना का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर आर्सेनल हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया अपना मिनिमम डिटरेंट रखना चाहता है। जो अपना सिक्योरिटी के लिए चाहिए होगा वो आपको मॉडर्नाइज करता है। भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं और न ही इस संधि को मान्यता दी है। हालांकि एनपीटी की सदस्यता न होने के बावजूद कई देशों की भारत से परमाणु डील है। इसके चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कानूनी तौर पर परमाणु तकनीकी और सामग्री खरीद सकता है। इससे भारत के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर दुनिया के भरोसे का पता चलता है। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।
विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।